नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। आज का मुद्दा है भारत और चीन के बीच बढ़ते व्यापार घाटे की। भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी चीन से भारत को आयात बहुत ज्यादा है, जबकि हम उसे बहुत कम मात्रा में वस्तुओं का निर्यात करते हैं। जबकि दोनों देशों के बीच सीमा सीमा पर तनाव भी है। चीन की सेना भारतीय सीमा पर गुस्ताखी भी करती है, लेकिन चीन पर हमारी निर्भरता घटने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। इस समस्या का समाधान क्या है, इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ एक बेहद विद्वान अतिथि मौजूद हैं। प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रोफेसर साहब स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े हुए हैं और भारतीयता के प्रति उनका विशिष्ट आग्रह है। प्रोफेसर साहब, चीन से जो भारत का व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसका समाधान क्या है? देखिए, चीन से हमारे आयात बढ़ने का जो सिलसिला है वो लंबे समय से चल रहा है। ये शुरुआत हुई 2001 से, जब चीन डब्ल्यूटीओ का मेंबर बन गया। इससे पहले चीन डब्ल्यूटीओ का मेंबर नहीं था। जब वो मेंबर बना तो हालांकि डब्ल्यूटीओ के 250 के करीब मेंबर हैं, लेकिन वो जो मेंबर बना तो उसके साथ ही उसने एक षड्यंत्र रचा पूरी दुनिया के लिए। और वो ये था कि पूरी दुनिया को अपने मैन्युफैक्चरिंग पर वो कैसे आश्रित कर ले। और उसके लिए उन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपनाने शुरू किए। सरकार की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग को सब्सिडी दी जाने लगी, तरह तरह के सुविधाएं दी जाने लगी, और उनका आग्रह इस बात पर होता था कि सामान बेचना है, चाहे वो किसी भी कीमत पर बेचा जाए, यानी किसी भी हालत में सामान को बेचना ही है। ऐसे में अमेरिका, यूरोप, एशिया के तमाम देश, अफ्रीका के तमाम देश, सब देश उस चीन के सामान को आयात करने लगे, क्योंकि लोगों को ये समझ में नहीं आया कि चीन जो है ये सामान को सस्ता करके दुनिया से मैन्युफैक्चरिंग को खत्म करना चाहता है और स्वयं को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के नाते स्थापित करना चाहता है। एक लंबे समय तक ये चलता रहा और हमारे देश के जो नीति निर्माता थे वो इस बात को कहने में गर्व महसूस करते थे कि हम चीन से सस्ता सामान मंगा करके अपने उपभोक्ताओं को सस्ता सामान दे रहे हैं, लेकिन वे भूल गए कि इसके साथ ही साथ हमारे उद्योग धंधे खत्म हो गए। सर, एक बड़ा अहम प्रश्न इसमें ये उठता है कि हम भारत में भी देखते हैं कि बाजारों में, गलियों में, स्ट्रीट मार्केट्स में चीन के सामान अटे पड़े होते हैं और वो वास्तव में बेहद सस्ते में बिकते हैं। यहाँ तक कि जो भारतीय सामान है उनसे भी कम कीमत पर वो सामान बिकता है। ऐसे में उनकी इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खर्च, ये सब मिला के भी सामान इतना सस्ता कैसे होता है? इसके पीछे क्या कलाकारी करता है चीन? मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने सरकारी मदद देने का, यानी पूरी की पूरी सरकार इसी विषय में लगी हुई थी चीन की, कि कैसे इस सामान को हम सस्ता करके दुनिया के बाजारों में बेचें ताकि उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाए। आज अमेरिका में, जो अमेरिका एक इंडस्ट्रियल कंट्री हुआ करता था, आज अमेरिका में स्टील नहीं बनता, आज अमेरिका में कपड़ा नहीं बनता, आज अमेरिका में जूते नहीं बनते। यूरोप के इसी प्रकार से मैं ऐसे आपको हजारों एग्जांपल दे सकता हूं कि यूरोप में भी मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गई। और भारत में, जैसे मैंने अभी आपको निवेदन किया कि एक लंबे समय तक इस प्रकार से चीन का सामान आता गया। मैं 2004 और 2014 के बीच की बात आपको बताता हूं कि 3000% चीन का सामान के आयात में वृद्धि हुई। 3000%, यानी बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। गुना ज्यादा। मैंने आपको बताया कि 2001 से लेकर लगातार चीन का आयात बढ़ता गया। और मैं आपको एक और बात बताता हूं कि ये जो अपने नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उनको भी ये महसूस हुआ कि यह कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं गलती जरूर है। तो उन्होंने मेक इन इंडिया की बात कही कि हम मेक इन इंडिया करेंगे। लेकिन
तब तक उसमें ये बात नहीं आई कि मेक इन इंडिया होगी तो कैसे, क्योंकि अगर अगर हम चीन से आने वाले सामान को रोकने का प्रयास नहीं करेंगे तो मेक इन इंडिया हो नहीं सकता, क्योंकि वो सस्ता सामान बेचते रहेंगे और हम सस्ता सामान खरीदते रहेंगे। जी, इस लेकिन बीच मेरा मूल प्रश्न ये था कि चीन इतना बड़ा घाटा बर्दाश्त कैसे कर पाता है कि वो लगातार सब्सिडी दे दे के अपनी कंपनियों से सामान बेच रहा है। उसको घाटा तो होता होगा ना, इस घाटे को बर्दाश्त कैसे करता है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है? आप ये देखिए, आप अखबारों में पढ़ते होंगे, अन्यथा भी पढ़ते होंगे जगह जगह पर, कि जी। चीन में अब चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो उनके उद्योग धंधे हैं, सब कर्ज में हैं। और जी। उनका कर्ज जो है भारत में जो सरकार के ऊपर कर्ज है उससे कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा है। अच्छा। और ये कर्ज उठाते उठाते, और आप ये देखिए कि अमेरिका की इकोनॉमी से आधा साइज है चीन का, जी। और चीन की मनी सप्लाई अमेरिका से दुगनी है। अगर प्रो रेटा बेसिस पर देखा जाए तो हम्म। हर जीडीपी के एक यूनिट पर चीन की जो मनी सप्लाई है वो अमेरिका से 4 गुना ज्यादा है। कहने का अभिप्राय अच्छा। ये है कि नोट छापते जाइए और ओ, सब्सिडी देते जाइए और दुनिया के बाजारों को अपने चीन के माल से पाट दीजिए, क्योंकि उससे हमारी तरक्की होगी। उससे उससे चीन का आपने देखा कि 20-20% ग्रोथ चीन ने विटनेस करी है उस समय में। तो ऐसे में समझ तो दूसरे मुल्कों को होनी चाहिए थी, अमेरिका को होनी चाहिए थी, भारत को होनी जी। चाहिए थी कि हम उसका सामान को रोकते। हमने नहीं रोका, बल्कि मैं आपको बताऊं कि जिस समय हम बहुत तेजी से इंपोर्ट हो रहे थे, उसी समय भारत सरकार टैरिफ घटा रही थी। हम्म। आप कल्पना कीजिए कि इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं तो टैरिफ बढ़ाना चाहिए ना, ताकि रोका जाए। बिल्कुल। टैरिफ घटाई जा रही थी सरकार। इसी के कारण मैंने आपको जो 2004 और 14 के बीच का बताया कि हम्म। 3000% वृद्धि हुई। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद भी 2018 तक इस बात को हम नहीं समझ पाए कि इसको रोका हम्म। कैसे जाए। 2018 में पहली बार अरुण जेटली जी ने अपने बजट को पेश करते हुए ये कहा कि हम अपने उद्योगों को की सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए टैरिफ बढ़ा रहे हैं। आपको याद होगा कि जी। 2018 में पहले फरवरी में जब बजट आया तो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम पर बढ़ाया गया। उसके बाद जुलाई और अगस्त में टेक्सटाइल पर टैरिफ बढ़ाया गया। फिर सितंबर अक्टूबर में नॉन एसेंशियल कमोडिटी, जिसको व्हाइट गुड्स कहते हैं, उन पर टैरिफ बढ़ाया गया। उसका एक परिणाम निकला, और जो चीन से हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात थे वो $28 बिलियन से घट करके $20 बिलियन के रह गए। ये बात जी। 2018-19 की है। अब उसके बाद कोरोना काल आ गया। कोरोना काल में तो सब, जो हमारे उद्योग धंधे भी, चीन के उद्योग धंधे भी, सब लोग कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो गए। लेकिन उसके बाद जब कोरोना से हम बाहर निकल रहे थे तो जी। उधर भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की बात की, लेकिन साथ ही साथ हमारे उद्योग धंधे भी अब पनपने लग गए थे, यानी उन उद्योग धंधे भी खुल गए थे पहले से। हम्म। जब कोरोना की मार जो सह रहे थे, अब धीरे धीरे कारखाने खुले और हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी खुल गए। तो बहुत बड़ी मात्रा में चीन से अभी तैयार माल तो कम आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा मध्यवर्ती वस्तुएं, जिनको इंटरमीडिएट्स कहते हैं, वो आ रही हैं। और सर, एक मेरा प्रश्न इस बात पे, इस मुद्दे पे एक प्रश्न प्रश्न है मेरा। मैं चीन से जो भारत से जो चीन को चीजें जाती हैं उसमें ज्यादातर कच्चा माल होता है, जैसे कपास हो गया, लौह अयस्क हो गए, बॉक्साइट हो गया, और फिर उन कच्चे माल से चीन सामान तैयार कर लेता है, वो हमें वापस इंपोर्ट करता है कई गुना ज्यादा जी, कीमत पे। तो ये सिलसिला तो बहुत गलत है ना, इसे कैसे थामा जाए? मैं इसी बात पर आ रहा हूँ कि अब चीन से केवल केवल तैयार माल नहीं आ रहा है। चीन से चीन से अब मध्यवर्ती वस्तुएं ज्यादा आ रही हैं। जैसे मान लिया जी। आपने कोई, यहाँ पर कोई कंप्यूटर बनाना है तो कंप्यूटर की बहुत सारे कलपुर्जे वहां से आ रहे हैं। मोबाइल फोन बनाना है तो मोबाइल फोन के कलपुर्जे आ रहे हैं। ऑटोमोबाइल के कलपुर्जे आ रहे हैं, और बहुत सारे तरह के केमिकल्स आ रहे हैं
एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआईज आ रही। अब आप ये देखिए कि 2001 में हम 90% एपीआईज खुद बनाते थे। आप जानते हैं कि भारत जो है वो दुनिया की सस्ती दवाइयां बनाने का बहुत बड़ा केंद्र है और हम दुनिया भर को सस्ती दवाइयां बेचते हैं। लेकिन उन सस्ती दवाइयों का जो कच्चा माल है एपीआईज, उसके लिए हम 90% अपने ऊपर और 10% चीन पर आश्रित थे तब। आज स्थिति यह है कि 90% चीन पर, यानी शेष दुनिया पर, और 10% अपने ऊपर। यानी अभी उसमें से 70% जो भाग है वो चीन से आ रहा है। आज अगर मैं यहाँ पर आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि चीन से हमारी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, और अगर चीन ने अगर सैद्धांतिक रूप से तय कर लिया कि भारत को वो एपीआईज नहीं भेजेगा, तो हमारा दवा उद्योग जो है वो अस्त व्यस्त हो सकता है। और उसी के कारण बहुत घातक परिस्थिति है कि अगर मेडिसिन सप्लाई या मेडिसिन का मैन्युफैक्चर हमारे यहाँ खराब हो जाए चीन की सप्लाई की वजह से, सप्लाई चेन टूटने की वजह से, तो एक बहुत घातक स्थिति पैदा हो जाएगी। जीवनदायी दवाएं नहीं मिल पाएंगी हम भारतीयों को। आज भी मैं आपको बताऊं, स्थिति ये है कि जैसे ही चीन ने ये समझा, मैं आपको एक एग्जांपल के नाते बताता हूं एपीआईज का, कि एक पेनिसिलिन जी करके एक एपीआई है, वो हमारे यहाँ अमॉक्सिसाइक्लिन और दूसरे प्रकार की एंटीबायोटिक्स बनाने में इस्तेमाल होता है। वो उसका रेट हुआ करता था $22 का प्रति किलो का। चीन ने अपना माल यहाँ डंप करने के लिए उसको $9 कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो एक खुला सत्य है। $9 मतलब $9 में उन्होंने उसको बेचना शुरू कर दिया। भारत के जितने भी एपीआई बनाने वाले थे इस प्रकार के, वो सब बंद हो गए। यानी सब उन्होंने अपने इक्विपमेंट्स बेच दिए, मशीनरी बेच दी, क्योंकि वो घाटे में कब तक चलते, 1 साल 2 साल लगातार अगर घाटा खाएंगे तो कैसे होगा। तो उन्होंने बेच दिया। हमारे यहाँ एपीआई बनने बंद हो गए। जो अभी मैंने कहा कि 90% हम विदेशों पर आश्रित हो गए, खासतौर पर चीन पर। तो उन्होंने अब ये देखा कि ये तो हमारे ऊपर निर्भर कर गए, तो उन्होंने उस पेनिसिलिन जी की कीमत $35 प्रति किलो कर दी। अच्छा, 9 से 35 कर दी। 35 यानी 4 गुना ज्यादा। 4 गुना। और उसी प्रकार से जो हम विटामिन के खाते हैं, बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं, उसमें फॉलिक एसिड यूज होता है। तो फॉलिक एसिड की कीमत उन्होंने 13 गुना कर दी। मतलब उन्होंने हमारी कमजोरी को भांप लिया और आर्म ट्विस्टिंग शुरू कर दी। उन्होंने पहले आपको कमजोर किया। वो सब वहां पर बैठ करके देख रहे हैं कि हम जब तक सस्ता माल बेचेंगे, जब तक आपका उद्योग बंद ना हो जाए। ऐसा उन्होंने हर उद्योग में किया। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं और मैं उस नाते से आपको बताना चाह रहा हूं। सर, आप अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं सर, आप अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं आप दर्शकों को। तो हम सब विद्यार्थी होते हैं। तो 2010-11 में मैंने फिगर्स निकाली। मैन्युफैक्चरिंग का योगदान पूरी जीडीपी में 10.6% था, और 2019-20 तक आते आते वो 7.6% रह गया। नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, ये मेरे डाटा नहीं है, ये डाटा है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज भारत सरकार का, कि हमारी जो नंबर ऑफ फैक्ट्रीज थी वो घट गई, बढ़ने की बजाय घट गई। 10 सालों में हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। एक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हम पढ़ते पढ़ाते हैं जब अंग्रेज के जमाने में हुआ, और एक अब हुआ। यानी पिछले 10 सालों में हमारी इंडस्ट्री खत्म हो गई। अब आप ये कल्पना कीजिए कि अचानक कैसे आ जाएगा। तो 2020 में जो भारत सरकार ने ये योजना बनाई आत्मनिर्भर भारत की, उसमें ये सोचा कि जो इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, जैसे एपीआई इंडस्ट्री है, केमिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेलीकॉम है, टॉयज हैं, जितने तमाम प्रकार के उद्योग आप सोच सकते हैं, उसके बाद जुड़ा सोलर पैनल्स हैं, उसके बाद सेमीकंडक्टर्स हैं, इन सब को 15 इंडस्ट्रीज को हमने चुना और उस पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स देना शुरू किया। यानी आप उत्पादन करिए, नई फैक्ट्री लगाइए, और सरकार प्रोडक्शन के साथ लिंक करके आपको उसके लिए मदद करेगी। और भी एंटी डंपिंग ड्यूटीज वगैरह भी लगाई, सब किया। लेकिन अभी पिछले 1 साल में हम देख रहे हैं, जैसे कि आपने पहले भी आंकड़ा बताया, कि
पहले 9 महीनों में हमारा जो व्यापार घाटा है वो $76 बिलियन पहुंच चुका है जी। और अब और ज्यादा, यानी ये साल पूरा होते होते $100 बिलियन तो पक्का क्रॉस करने वाला है। पक्का क्रॉस कर जाएगा, बिल्कुल। $125 बिलियन का हमारा ट्रेड पक्का जाने वाला है, इससे कम होने वाला नहीं है। तो ऐसे में भारत सरकार को विचार करना पड़ेगा, चिंता भी करनी पड़ेगी और चिंता में है भी कि कैसे इसको रोका जाए। हमारा सर, निवेदन बात व्यापार घाटे से ज्यादा गंभीर है। बात हमारे सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा का है। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में अगर चीन सप्लाई बंद कर दे तो हम पंगु हो जाएंगे। समस्या का कारण ये है। वही कह रहा हूं कि केवल हमने वहां से इंपोर्ट्स को कम करना, उन पर अपनी निर्भरता को कम करना, उसके लिए सरकार की दिशा ठीक है। जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाना, 15 सेक्टर्स का लिस्टिंग करना और उसके लिए लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को छोटी बात नहीं होती है। और ये पहली बार हुआ है और इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि इतनी बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। लेकिन भारत सरकार में अभी भी यह सोच विकसित करने की जरूरत है और वो ये है कि आपने एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई, उससे कोई असर नहीं पड़ रहा। आपने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दे दी, लेकिन चीन उससे और सस्ता सामान करके बेचेगा। जो पहले जिन्होंने किया अब भी करेंगे। तो ऐसे में हमारे पास क्या विकल्प बचता है उसको ठीक किया जाए। तो ऐसे में एक जिसको हम कहें कि ट्रेड इंटेलिजेंस की जरूरत है कि जहां जहां इस प्रकार की डंपिंग हो रही है। अब आप ये देखिए, एक और बड़ी समस्या है, वो समस्या है अंडर इनवॉइसिंग की। अभी मैंने सुना कि इससे पहले भी अंडर इनवॉइसिंग की समस्या बहुत चलती रही। बहुत साल पहले एक पकड़ा गया था मामला और उसकी इंक्वायरी हुई और बाद में उसको ठीक करने की कोशिश हुई कि जो हमारी पेन ड्राइव्स होती है ना, तो उस समय 400 रुपए की पेन ड्राइव हुआ करती थी, वो वाली, वो ₹2.5 में आ रही थी अंडर इनवॉइसिंग से। अच्छा। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो बहुत कम जो उसका इनवॉइसिंग करते हैं और बाकी पैसा यहाँ से हवाला से जाता है। यानी ऐसे इन सब के लिए एक ट्रेड इंटेलिजेंस की जरूरत है और कस्टम अधिकारियों पर नकेल भी कसने की जरूरत है कि ऐसे अलाउ कैसे कर दिया जाता है। यानी ये बहुत बड़ी बात है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से भी का मुद्दा तो है ही। ये कुल मिलाकर के देश की ओवरऑल इकोनॉमी को ध्वस्त करने वाली ये जो तरीके हैं उस पर रोक लगने की जरूरत है। और फिर इसके साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि आप कुछ भी करते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन उसका असर नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमने सरकार से निवेदन किया है। इससे पहले भी हमने आदरणीय वित्त मंत्री जी से ये कहा कि जब तक हम टैरिफ्स नहीं बढ़ाएंगे, जब तक ये जो इस मानसिकता से बाहर आने की जरूरत है कि हम ग्लोबलाइजेशन के बहुत बड़े पैरोकार हैं इसलिए हम टैरिफ घटाएंगे, हमारे उद्योग अपने आप सक्षम हो जाएंगे, नहीं होंगे। जब ये ट्रेड वार चल रही हो, जब हमें पता हो कि वो सस्ता माल करके यहाँ बेच रहे हैं, तो हमें तमाम प्रकार के तरीके अडॉप्ट करने पड़ेंगे। वो जो जिसको हम कहते हैं कि हम बड़े भले मानुस बन करके तो नहीं चल सकता है, हमें टैरिफ बढ़ाने पड़ेंगे। इससे पहले मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये टैरिफ बढ़ाने से ही होगा, क्योंकि अमेरिका ने देखा कि चीन से आने वाले जो आयात हैं उनके उद्योगों को खत्म कर रहे हैं, उनकी फैक्ट्रियों को जंग लगा रहे हैं। आपको याद होगा एक बार ट्रम्प ने कहा था आई वांट टू रीस्टार्ट माय जंकिंग फैक्ट्रीज, है ना, तो उन्होंने कहा था। तो उन्होंने क्या किया कि $250 अरब के इंपोर्ट्स जो चीन से आ रहे थे उसका टैरिफ बढ़ा करके 25% कर दिया। अब यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका के पास ये अधिकार है कि किसी कंट्री को टारगेट करके उस पर टैरिफ बढ़ा सकता है। हमारे पास WTO में वो अधिकार नहीं है। इसकी हम लड़ाई लड़ते रहे, इसकी लड़ाई हम लड़ते रहे, अनइक्वालिटी क्यों है, लेकिन हमारे पास वो अधिकार नहीं है। तो हमें सभी देशों से आने वाले उन उत्पादों पर हमें आयात शुल्क बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन एक बात समझ में आती है कि कुछ उत्पाद ऐसे हैं जो केवल चीन से आते हैं, अधिकांश वो चीन से ही आते हैं, हमें बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है।
तो अगर हम इन जी पर जो टैरिफ हैं, हमने ट्रेड इंडस्ट्री के लोगों से बातचीत की, तो उनका कहना है कि आप 5% टैरिफ बढ़ा दीजिए, हम कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। किसी ने कहा कि आप 8% बढ़ा दीजिए तो हम कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। तो जी ऐसे सभी इंडस्ट्री के लोगों से बातचीत करके हम अगर टैरिफ बढ़ाते हैं तो चीन से आने वाले सामान को हम डेफिनेटली रोक पाएंगे। तो यह बिल्कुल जरूरी है। जब मैंने यही कहा है कि जब ट्रंप कर सकते थे, जब हम्म अमेरिका कर सकता है, हम्म उन्होंने अपने इंपोर्ट्स को आधे से भी कम कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो दर्शकों को बता दें कि चीन के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कहानी 1980 से शुरू हुई, जब वहां के राष्ट्राध्यक्ष डेंग जियाओपिंग उन्होंने तय किया कि दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो चीन बनेगा। उसके बाद उन्होंने बहुत अभूतपूर्व तरक्की की, लेकिन इसके पीछे उनकी मंशा जो थी वो कलुषित थी। वो चाहते थे कि हम आगे बढ़े लेकिन पूरी दुनिया ठप हो जाए। अ, हम लोग इसी साजिश का शिकार हुए हैं। और अश्विनी जी ने साफ साफ इशारा किया कि 2004 से लेकर 2014 तक, यानी यूपीए 1 और यूपीए 2 के शासनकाल में, ये जो ट्रेड इम्बैलेंस था, व्यापार घाटा था, वो 3000 गुना बढ़ गया था। और ये तीन बहुत हजार ज्यादा, प्रतिशत 3000% बढ़ गया था, जो कि बहुत रिस्क वाली बात है। सर, हमने इतिहास की बात कर ली, अतीत की बात कर ली। सुधारने के जो ठोस उपाय, जो तात्कालिक उपाय तुरंत होने चाहिए, वो क्या क्या उठाए जाने चाहिए टैरिफ बढ़ाने के अतिरिक्त? आपने टैरिफ बढ़ाने की बात की, क्योंकि हम देखिए, देखते हैं सोशल मीडिया पर हम लगातार कैंपेन चलता है, चीन का बाइकआउट करो, चीन को बैन करो, लेकिन फिर भी चीन का व्यापार बढ़ता जा रहा है। आखिर हम करें क्या इसके लिए? देखिए, आम जन में तो ये भावना पक्की है कि चीन का सामान नहीं खरीदना है। जी लेकिन मैंने जैसे कहा कि बहुत बड़ी मात्रा में चीन से आने वाली मध्यवर्ती वस्तुएं आयात हो रही हैं। जी मैं किसी भी प्रकार के उत्पाद का बहिष्कार करूं, लेकिन जब मुझे मालूम ही नहीं है कि जो उत्पाद मैं भारतीय समझ करके खरीद रहा हूं, उसमें हम्म भी चीन के सामान का कितना प्रतिशत है। हम्म इसलिए इसलिए आमतौर पर जो पॉलिसी सर्कल्स में ये सोच आती है कि हमें अपने उत्पादों को सस्ता रखना है, इसलिए चीन से आने वाले जो जो कलपुर्जे हैं उनको हमें आयात जारी रखना पड़ेगा। तो जनता क्या हम्म करेगी? इसलिए सरकार में यह बात भी समझ में आने की जरूरत है कि केवल तैयार माल ही नहीं, जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं उनको भी भारत में निर्माण करने का प्रयास शुरू करना चाहिए। और जहां जहां उपलब्ध क्षमता है, वहां वहां जी हमें, खास तौर पर मैं अब एक उदाहरण के नाते बताता हूं। अपने देश में आप जानते हैं कि कपड़ा बनाने में 3 प्रकार के रॉ मटेरियल लगता है: कॉटन, जी हम्म विस्कोस और हम्म पॉलिएस्टर। जी तो कॉटन का उत्पादन भारत में होता है, पॉलिएस्टर का उत्पादन भारत में होता है, लेकिन विस्कोस जो है उसकी भी हमारे पास अच्छी कैपेसिटी है। ये पेड़ पौधों से निर्माण होता है। विस्कोस विस्कोस की उत्पादन की क्षमता अपने देश में है, लेकिन यह समझ करके कि विस्कोस वियतनाम के रास्ते से सस्ता आ रहा है, चीन ने क्या किया कि हमने चीन से सामान खरीदने पर रोक लगाई, तो उन्होंने हम्म वियतनाम में जाकर के अपनी फैक्ट्रियां लगा दी और वहां से हम्म विस्कोस इंपोर्ट होके आ रहा है। हमारा ये कहना है कि उस विस्कोस पर हायर टैरिफ लगना चाहिए, ताकि भारत में जो उद्योग चलता है, क्योंकि हम्म वो तो गलत तरीके से सस्ता माल बेचते हैं, हम उनको आपने पकड़ बिल्कुल नहीं। सही कहा। आपने इसका समाधान बताया कि एक ट्रेड इंटेलिजेंस की स्थापना हो, जो कि इस तरह के व्यापारिक हथकंडों पर नजर रखे कि किस किस तरीके से भारत के व्यापार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आपने 4 बहुत। प्रकार के उपाय को जी अपनाए जाते हैं। अंशुमान जी, मैं अंत में बताना चाह रहा हूँ। जी एंटी डंपिंग ड्यूटीज, जी एंटी डंपिंग ड्यूटीज के साथ साथ दूसरे प्रकार के भी प्रकार की ड्यूटीज लगती हैं, काउंटरवेलिंग ड्यूटीज और ये वो सब मिलाकर के। दूसरा है फाइटोसैनिटरी मेजर्स, यानी हम जी कहेंगे भी ये इन्होंने रंग अच्छा नहीं डाल रखा, इन्होंने ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो फाइटोसैनिटरी मेजर्स हम लगा सकते हैं। तीसरा हम्म है टैरिफ लगाना, यानी टैरिफ बढ़ाना, जो मैंने अभी निवेदन किया। और चौथा जी है, इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोसिटी क्लॉज, यानी हम्म अगर चीन हमारे यहाँ से टेलीकॉम उत्पाद नहीं खरीदता है, चीन हमारे यहाँ से जो ग्रिड के उत्पाद नहीं खरीदता है,
तो हम भी चीन से खरीदने से मना कर सकते हैं। ये WTO में हमें सुविधा प्राप्त है कि रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए, यानी अगर वो नहीं खरीदते तो हम भी नहीं खरीदेंगे, अगर वो इसको रोकते हैं तो हम भी रोक सकते हैं। तो ये सारे प्रकार के उपाय अपनाने होंगे, और मैं समझता हूं कि जब तक पूरी सरकार इसके पीछे नहीं लगेगी, जब तक पूरे मनोयोग से इस काम को नहीं किया जाएगा, और खास तौर पर इस मानसिकता से जब तक सरकार बाहर नहीं आएगी कि हमें टैरिफ्स नहीं बढ़ाने हैं, ये इस मानसिकता से बाहर आने की जरूरत है। टैरिफ्स बढ़ा करके ही इस बढ़ते हुए घाटे को और आने वाले आयातों की बाढ़ को रोका जा सकता है। तो ये थे स्वदेशी जागरण मंच के से जुड़े हुए और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर श्री अश्विनी महाजन जी, जो कि हम बता रहे थे कि चीन के इस व्यापारिक युद्ध से हम कैसे विजयी हो सकते हैं। उन्होंने 4 सूत्र दिए हैं और बहुत सी अहम बातें बताई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत के नीति नियंता इन सुझावों पर ध्यान देंगे, और देश की जनता तो खैर हमें सुन ही रही है। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।